मीडिया का एक तबका इनको गलत ठहरा रहा, वही दूसरा तबका देखिए तो इन्हें फुंगसुक वांगडू से कंपेयर कर रहा है। पर ओवरऑल लद्दाख में हुआ क्या, जिन जेट जैसा माहौल क्रिएट हुआ, पूरे लद्दाख में आग लगा दी गई। और ऐसा क्या हुआ कि जो सोनम वांगचुक सरकार के सबसे ज्यादा फेवरेट थे वो अब क्रिमिनल की तरह जेल में डाल दिए जा रहे हैं। दोस्तों ये प्रोटेस्ट देखे तो सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि ये प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को सिक्योर करने के लिए और सर्वाइवल से जुड़ा आंदोलन था। और इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए सिर्फ अगर हम सोनम वांगचुक की स्टोरी समझे तो इससे लद्दाख की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुआ उसका आखिर कारण क्या था। 2019 में आर्टिकल 370 हटा और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो लोगों को ये लगा कि अब यहाँ पे दिल्ली डायरेक्ट इन्वॉल्व है तो उन्हें फंडिंग अच्छी मिलेगी और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन लद्दाख को अपना लेजिस्लेचर विधानसभा नहीं मिला, मतलब दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स ही डिसीजन ले रहे थे। लद्दाख का देखो तो यहाँ पे कोई यहाँ पे एमएलए या फिर कोई सीएम नहीं है, ये डायरेक्ट दिल्ली से कंट्रोल होता है और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ही इसे कंट्रोल करते हैं। लद्दाख में ज्यादा लोग शेड्यूल्ड ट्राइब हैं और वो 97% से ज्यादा है। उनका मानना है कि अगर 6 शेड्यूल अप्लाई हुआ जैसे मेघालय मिजोरम में हुआ तो उनकी अपनी जमीन, कल्चर और रिसोर्सेज उनके कंट्रोल में रहेंगे। अभी देखिए तो बाहर के लोग यहाँ पे जमीन आके खरीद सकते हैं तो आउटसाइडर का कंट्रोल बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे लद्दाख के लोगों का प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ पे ये लगने लगा कि उनका अब लद्दाख से अपना कंट्रोल खुद से जाने लगा है। और यही रीजन था देखिए कि समय दर समय ये प्रोटेस्ट का एक बड़ा कारण बनता है और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाता है। यूटी बनने के बाद रिक्रूटमेंट और लैंड अलॉटमेंट दिल्ली के हिसाब से ही होगा। आउटसाइडर देखो तो यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को जॉब बहुत ही ज्यादा कम मिल सकती है। इवन ऑल्सो टूरिज्म या फिर मिलिट्री के लिए जो यहाँ पे लैंड एक्वायर हो रहे हैं उसमें भी देखिए तो लोगों को यहाँ पे मुआवजा कम मिल सकता है अगर सरकार इनसे लैंड लेती है तो। वांगचुक और एनवायरमेंटल ग्रुप ने बोला ओवर माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, मिलिट्री कंस्ट्रक्शन और टूरिस्ट लोड से फर्जाइल इकोसिस्टम टूट रहा है। अगर यहाँ बैलेंस बिगड़ा तो पूरे नॉर्थ इंडिया को इम्पैक्ट करेगा। 2019 से 2021 की बात करें तो सोनम वांगचुक सिर्फ एजुकेशन और क्लाइमेट इनोवेशन पे फोकस थे। सोनम वांगचुक लद्दाख के फे विलेज जो लेह के पास है वहाँ अपने स्कूल और रिसर्च सेंटर जिसका नाम सेकमोल स्टडी एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख चलाते थे। वो वहाँ आइस स्तूपा प्रोजेक्ट और रिन्यूएबल एनर्जी इनोवेशन पे काम कर रहे थे। 2019 में उन्हें रमन मंगोसाई अवार्ड मिला जो एशिया का देखे तो नोबल अवार्ड समझा जाता है और इस वजह से देखे तो इन्हें काफी ज्यादा रेपुटेशन इनकी बढ़ती है और ये पॉपुलर भी होते हैं। इस दौरान देखे तो उनका पॉलिटिकल रोल बिल्कुल जीरो था, वो सिर्फ एजुकेशन, एनवायरमेंट और साइंटिफिक रिसर्च पे ही काम करते थे। पर अब समय आता है यहाँ पे 2020 से 2021 का, जब लद्दाख को यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है तो यहाँ पे वो खुल के सरकार का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन 2020 के बाद उन्होंने देखा कि आउटसाइडर लैंड खरीद रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी लोकल बॉडीज को इग्नोर कर रही है, एनवायरमेंट और ग्लेशियर पे स्ट्रेस बढ़ रहा है। तब उन्होंने इंटरव्यूज और यूट्यूब वीडियोज में वार्न करना शुरू किया। लद्दाख को 6 शेड्यूल के तहत प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये प्लेस इकोलॉजिकल डिजास्टर बन जाएगा। इस दौरान देखे तो वो दिल्ली के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वहां पर एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि भैया ऐसा करो, अदरवाइज लद्दाख को कोई बचा नहीं सकता। फिर 2022 का वक्त आता है जब वो मोस्टली लद्दाख में ही बसे थे, सिख कॉल और HIL के प्रोजेक्ट चला रहे थे। उस साल उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर मोदी को जिसमें लिखा प्लीज सेव लद्दाख फर्जाइल इकोसिस्टम फॉर अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसी लेटर के बाद अब सोनम वांगचुक देखे तो फास्टिंग और पीसफुल प्रोटेस्ट की तैयारी करने लगते हैं। और ठीक जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक का पहला पब्लिक प्रोटेस्ट डेबिट होता है। डेट 26 से 31 जनवरी 2023, लोकेशन खारदुंगला पास, लेह। Hello world, been minus 16.7. I'm alive and happily up. Thank you for all your support. सोनम वांगचुक 20 डिग्री टेम्परेचर में टेंट में रहे, फास्टिंग किए और वीडियोज भी बनाए जो वायरल हुए। वीडियोज में उन्होंने कहा मैं ये फास्ट देश के लिए कर रहा हूँ ताकि हिमालय और भारत दोनों को सुरक्षित रहे। लेकिन उन्होंने सरकार को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज भी नहीं किया। मेरे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको लद्दाख के बर्फीली पहाड़ों से नमस्कार। मैं अभी खारदुंगला जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है वहां पर हूँ। 18,000 फुट की ऊंचाई पर दिल्ली प्रॉमिस कर रही है पर कुछ कर नहीं रही। And some cold so as to draw the attention of people and the powers towards the climate emergency and the environmental fragility of Ladakh. और इसी फास्ट के बाद से देखे तो अब यहाँ पे वो सिर्फ एक एनवायरमेंटलिस्ट नहीं रहते हैं बल्कि एक एक्टिविस्ट भी बन जाते हैं। उसके बाद उन्होंने लेह और कारगिल में यहाँ पे कैंपेन चलाया, स्टूडेंट और मॉन्क के साथ मीटिंग की, 2024 में दिल्ली मार्च का कॉल दिया। From the mountains of Ladakh, Trans-Himalayas, we are on a long march to New Delhi
from Ladakh. और यही सब जो सरकार उन्हें यहाँ पे देखती है तो सरकार को ऐसा लगता है कि वो अब एक पॉलिटिकल लेवल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि ये जो पूरी स्टोरी है आप इसे बारीकी से धीरे धीरे सारे के सारे पॉइंट्स को जानो। आगे ऐसे ऐसे बात आने वाले हैं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये जान के आपका जो व्यू है वो काफी ज्यादा चेंज भी हो जाएगा। सोनम वांगचुक अब यहाँ से काफी पॉपुलर होते हैं और लद्दाख के लोगों का भी उन्हें सपोर्ट मिलता है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पे शुरू हुआ ये सिर्फ सोनम वांगचुक से शुरू हुआ तो आप यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो। ये जो मुद्दा है ये आज का मुद्दा नहीं है बल्कि ये 1950 से पहले ही शुरू हो चुका है। असल में बात करें तो 1950 से 1970 के बीच जब लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन में कल्चरल आइडेंटिटी, लैंड राइट्स और डेवलपमेंट की डिमांड उठाई। उसके बाद फिर LAHDC 1980 से 1990 के टाइम इवेंट हुआ। फिर 2002 से 2010 के बीच में भी प्रोटेस्ट हुए और वो प्रोटेस्ट 2018 तक चला, लेकिन बहुत ही पीसफुल और एक नॉर्मल वे में ये प्रोटेस्ट चल रहा था। और आप सभी जानते हैं कि उस समय सरकार किनकी थी। इसकी पूरी डिटेल देखें तो डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, आप चाहे तो स्क्रीन के ऊपर भी पढ़ सकते हैं कि कब कब किस टाइम पे कैसा कैसा प्रोटेस्ट हुआ। और 2019 से देखें तो यहाँ पर मेजर टर्निंग पॉइंट होता है जो प्रोटेस्ट का बहुत ही ज्यादा रुख ही बदल देता है। और ये वो टाइम था जब आर्टिकल 370 रिवोक किया जाता है। 5 से 6 अगस्त 2019 ये डेट आप सभी को याद होगा क्योंकि इसी दिन आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था। और फिर 31 अक्टूबर 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की तहत लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर बनाया गया, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल, स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं। और ये भी एक कारण बनता है कि लद्दाख में एक बहुत ही बड़ा मिक्स रिएक्शन लेके आता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सेंटर ही पूरी तरीके से इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग देखे तो यहाँ पे सपोर्ट भी किए बट जल्द ही कंसर्न भी आने लगे। और इसी सब उधेड़-बुन में देखे तो 2019 से 2022 के बीच में जो स्टेटहुड की जो डिमांड थी, 6th शेड्यूल की डिमांड थी, ये बहुत ही ज्यादा तेजी पकड़ने लगी। मुद्दा ये हुआ, लोगों को ऐसा लगा भी दैट लैंड ट्रांसफर, एम्प्लॉयमेंट ओपनिंग में आउटसाइडर, हिल काउंसिल पावर में कमजोरी बढ़ने लगी और ये सारे मुद्दे देखे तो और ज्यादा बढ़ने लगे। और दोस्तों इसी सेम टाइम की अगर बात करें तो बीजेपी लद्दाख में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी और साथ में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये भी कहा था कि वो लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर में जरूर लेकर के आएंगे। बट स्टेटहुड की जो बात की जा रही है ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया गया था। और फिर समय आता है 26 अक्टूबर 2020। उस वक्त इन्हीं सब प्रोटेस्ट को देखते हुए सेंटर एक मीटिंग बैठाती है जिसमें अमित शाह होम मिनिस्टर, जी किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, अजय कुमार भल्ला यूनियन होम सेक्रेटरी और लद्दाख डेलीगेशन जैसे मेंबर फ्रॉम ले एपेक्स बॉडी, हिल डेवलपमेंट काउंसिल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर इस मीटिंग में अटेंडी बने। डिस्कशन पॉइंट कुल 4 थे। 6th शेड्यूल की डिमांड्स, लैंड और एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, हिल काउंसिल को पावर दिया जाए और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन राइट्स दिया जाए ताकि लद्दाख में एक गवर्नेंस सेट हो और लद्दाख के लोगों के बारे में जो भी लॉज और रिफॉर्म्स करने हैं वो उनके बारे में एक पावर दे ताकि वो उनके लोगों के बारे में सोचा जा सके। और ऐसा नहीं था कि इस मीटिंग के बाद सरकार ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की। सरकार का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया दैट यूनियन गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट लद्दाख लैंड्स, जॉब्स एंड कल्चरल आइडेंटिटी। अ कमिटी विल बी फॉर्म टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। सरकार का क्या एक्शन हुआ, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो आप इस चार्ट से जान सकते हो। 2020 में जो सेंटर के साथ जो मीटिंग हुई उसका आउटकम देखे तो बहुत ही ज्यादा खराब था। हालांकि मोस्टली देखे तो कोई एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं। और इसी जगह पे लद्दाख के लोगों को ये भी फीलिंग आने लगा कि दिल्ली बस समझा तो रही है पर कुछ दे नहीं रही हमें। और यही डिसअपॉइंटमेंट भी 2024 और 2025 के प्रोटेस्ट का एक फ्यूल की तरह काम किया। 2020 के बाद देखे तो जब सरकार ने ये मीटिंग बैठाई तो कुछ हद तक देखे तो कुछ टाइम तक ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा शांत रहा। पर 2023 से लेकर के 2025 की अगर बात करें तो ये मूवमेंट देखे तो काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया। और इसका सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि इसी टाइम पे सोनम वांगचुक की यहाँ पे एंट्री होती है। 2023 में सोनम वांगचुक और लोकल बॉडीज एडवोकेट्स ज्यादा पब्लिक हुई। फास्ट अवेयरनेस, नेशनल मीडिया अटेंशन से वांगचुक जी का प्रोफाइल एकदम पॉलिटिकल होने लगा। 2024 से 2025 में मल्टीपल प्रोटेस्ट हुए, हंगर स्ट्राइक रखा गया, ले कारगिल शटडाउन हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट हाई पावर कमेटी SPG का हेल्थ टॉक हुआ जिसमें 5 अक्टूबर 2024 एक ऐसा दिन आया जब सोनम वांगचुक एक इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। उन्होंने चाहा था कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट से उन्हें समय मिले और उनकी जो डिमांड है वो सुनी जाए। पर उसी टाइम सरकार की तरफ से एक लेटर आता है जो कि हंगर स्ट्राइक के 16 दिन बाद 21 अक्टूबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक लेटर दिया वांगचुक और उनके सपोर्टर को, जिसमें ये लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट टॉक्स रिज्यूम करेगी ले के सिविल सोसाइटी के साथ। लेटर में यह भी बताया गया कि हाई पावर्ड कमेटी जो लद्दाख के इश्यू पर डिस्कशन कर रही है वो मीटिंग दिसंबर 3, 2024 को होगी। और इस लेटर में इन सारे डिमांड्स की भी मेंशन की गई, जिन डिमांड्स की अगर बात करें जो 1950 से लेकर के आज तक बताया जा रहा है। और ठीक इस लेटर के आने के बाद सोनम वांगचुक जो 16 दिन के फास्ट पे थे
वो अब यहाँ पे इस हंगर स्ट्राइक को तोड़ते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार अब इनकी बात जरूर सुनेगी। दिसंबर 3 की अगर बात करें तो उस दिन मीटिंग्स भी हुई और उनमें देखे तो उस मीटिंग के अंदर कुछ वादे पूरे भी हुए, जैसे कि जॉब रिजर्वेशन में 95% लद्दाख के लोकल को दिया जाएगा। लेकिन ये भी देखे तो ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के रूप में आया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी या लॉ नहीं बना, बल्कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बना। दूसरा, न्यू डोमिसाइल रेसिडेंसी रूल फॉर लद्दाख। ये रूल इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि लोकल लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो लैंड रिलेटेड हो या फिर किसी भी रिलेटेड। तीसरा, वो वुमेन रिजर्वेशन इन हिल काउंसिल और लोकल बॉडीज, मतलब हिल काउंसिल और LAHDC में 1/3 वुमेन रिजर्वेशन हो। ये भी एक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोजल है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं हुआ है। जो बातें पूरी नहीं की गई उनमें से 3 बातें थी, वो ये है स्टेटहुड, 6th शेड्यूल और लैंड को रिलेटेड लेकर के। दैट जो प्रोटेक्शन ऑफ लैंड है कि सिर्फ जो लैंड लद्दाख के लोग ही खरीद सकते हैं, इस चीज को मान्यता नहीं दी गई। देखिए यहाँ पे जो 6th शेड्यूल या फिर स्टेटहुड की डिमांड है, ये सरकार आखिर लद्दाख के लोगों को क्यों नहीं दे रही? अगर लद्दाख के लोगों को ये चीज अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली वो अपने हिसाब से अपना सरकार रिफॉर्म करके अपने हिसाब से पावर को चलाएंगे, जो ऑब्वियसली उनके लिए अच्छा ही होगा। पर ऐसा क्या है कि बार बार सरकार यही कह रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी इशू की वजह से हम लद्दाख को 6th शेड्यूल या फिर स्टेटहुड के अंदर अभी बात नहीं कर सकते हैं। और यहीं पे आता है दोस्तों सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड। सिंपल सा समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के टाइम पे ही 6th शेड्यूल या फिर स्टेटहुड या कल्चरल आइडेंटिटी या फिर लैंड प्रोटेक्शन किसी भी तरह की बात यहाँ पे ना की गई हो। सालों से देखिए तो ये बात चल रही है और मैंने आपको अभी ही बताया कि ये जो प्रोटेस्ट है सिर्फ 2019 से स्टार्ट नहीं हुई, ये कोई 6 साल की प्रोटेस्ट नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी यूट्यूबर्स आपको ये बता रहे हैं या मीडिया चैनल्स ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ 6 साल की प्रोटेस्ट है, तो ये कोई 6 साल की प्रोटेस्ट नहीं है। ये प्रोटेस्ट 1938 से शुरू हुआ और सबसे पहले कल्चरल आइडेंटिटी, लैंड प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो बुद्धिज्म लोगों ने स्टार्ट किया जो लद्दाख के रहने वाले हैं। सो थिंक अबाउट इट, 1990 में भी इसकी डिमांड रखी गई थी, तो उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। आखिर राजीव गांधी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने स्टेटहुड का दर्जा क्यों नहीं दिया? 1950 में भी कांग्रेस की सरकार थी, 2002 से 2010 में भी कांग्रेस की सरकार थी। इवन ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1947 जब देश आजाद हुआ उस वक्त तो स्टेटहुड की दर्जा दे सकते थे, क्योंकि उस वक्त तो नेहरू जी की सरकार थी। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? नेहरू जी ने स्टेटहुड का दर्जा क्यों नहीं दिया? बाकी सबको दिया, उन्हें क्यों नहीं दिया? इसका दोस्तों देखो तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा मैटर है। सबसे पहला दोस्तों कि हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ जो रिलेशन है वो काफी अच्छे नहीं है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तब बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, कोई भी देश के सोवरेनिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। तो जब उन्होंने उस टाइम पे स्टेटहुड नहीं दिया तो बीजेपी यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे कैसे दे सकता है? 60 साल की अगर बात करें तो कांग्रेस ने राज किया पर स्टेटहुड की दर्जा नहीं दिला पाए। लेकिन वही बीजेपी की सरकार आने पे थोड़ा बहुत कुछ रिलैक्सेशन लद्दाख के लोगों को जरूर मिला, जैसे कि आर्टिकल 370 हटाया गया। इसके अलावा जॉब रिजर्वेशन पे भी देखे तो लद्दाख के लोगों का ही ध्यान रखा गया। इवन ऑल्सो लैंड प्रायोरिटी में भी कुछ हद तक लद्दाख के लोगों को ही सपोर्ट मिला है। वुमेन रिजर्वेशन हो गया या फिर LADC बात करें, हिल काउंसिल की अगर बात करें, तो ये सब लद्दाख की गवर्नेंस है जो लद्दाख के इशू को देखती है। तो कैसे यहाँ पे कहा जाए कि उन्हें पावर नहीं मिला? उन्हें यहाँ पे पावर जरूर मिला लेकिन पूरी तरीके से छूट नहीं मिली। और इसका सबसे बड़ा रीजन, जैसे कि मैंने आपको बोला, कि बॉर्डर पे क्लैशेज बहुत ज्यादा होते हैं। सिर्फ अगर चाइना की ही बात करें तो इतने ज्यादा क्लैशेज हैं कि आप जोड़ नहीं पाओगे। चलिए मैं ही गिनाता हूँ आपको। सबसे पहले 1950 से 1959 तक अर्ली बॉर्डर टेंशन बिगेन्स हुआ। फिर उसके बाद 1960 से 1962 में सिनो इंडियन वॉर हुआ। उसके बाद फिर 1962 से 1970 में भी क्लैशेज हुए। 1980 में भी टेंशन क्रिएट हुआ। 1993, 1996, 2013, 2014 से 2019 और इवन मई जून 2020 गलवान वैली क्लैश, ये सब तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद 2020 से 2021 में, 2022 से 2023 में भी टेंशन क्रिएट हुआ। इवन 2024 में भी और टिल नाउ 2025 में भी चाइना के रिलेटेड इंडिया का टेंशन है ही। ये सब आप स्क्रीन पे देख पाए होंगे। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 1957 से लेकर के 2025 तक लद्दाख चाइना बॉर्डर पे कभी भी फुल पीस नहीं रहा। हर डेकेड में देखे तो 1 या 2 मेजर स्टैंड ऑफ या एस्केलेशन हुआ ही है और 2020 के बाद परमानेंट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बन चुका है। तो आप मुझे अब यहाँ पे ये बताओ कि इतने सारे टेंशन को देखते हुए सरकार स्टेटहुड की डिमांड कैसे यहाँ पे फुलफिल कर सकती है? रही बात सोनम वांगचुक के अरेस्ट को लेकर के, इवन ऑल्सो उनका पुराना बैकग्राउंड क्या था, अगर आप ये जान जाओगे तो आप भी यहाँ पे यही सोचोगे कि ये सिर्फ पॉलिटिकल वे से हो रहा है। मुद्दा यहाँ पे देखे दोस्तों तो कोई गलत नहीं है, मुद्दा सही है कि डेवलपमेंट होने चाहिए, लैंड के लिए प्रायोरिटी वहां के लोगों को देना चाहिए, कल्चरल आइडेंटिटी बचाना भी जरूरी है। लेकिन
सिक्स शेड्यूल की मांग और स्टेटहुड की मांग, ये दो चीज जिस टाइम पे अभी जो हो रही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये चीज ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल ही लगता है, चाहे वो कोई एक फुंगसुक वांगड़ू ही क्यों ना हो। वैसे दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट भी मैं जरूर लेकर के आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।